लोग कहते हैं कि खून पानी से गाढ़ा होता है, लेकिन 18 साल की प्रिया के लिए उसकी अपनी मां के खून में जहर के सिवा कुछ नहीं था। वह धूल भरे कोयला खदान के गांव कोयला पत्थर में फंसी हुई थी, जहां कानून कंकड़ की तरह ढीला था। वह हर सुबह दर्द की उम्मीद में जागती और अल्लाह से मदद की दुआ मांगते हुए सो जाती थी। उसे लगता था कि एक कड़वी औरत के लिए पंचिंग बैग बनना ही उसकी किस्मत है, जब तक कि वह मुरझा न जाए। लेकिन किस्मत के पास दखल देने के अजीब तरीके होते हैं। कभी कभी उद्धार सफेद घोड़े पर सवार नायक के रूप में नहीं आता है। कभी कभी यह जंगल के शिखर से एक डरावने चुप विशाल के रूप में आता है। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में गांव वाले डर से फुसफुसाते थे, एक ऐसा आदमी जो इजाजत नहीं मांगता था। यह कहानी है कि कैसे एक चुप पहाड़ी आदमी ने एक टूटी हुई लड़की को नरक से चुरा लिया और उसे पहाड़ों में एक आश्चर्यजनक जीवन मिला। पूर्वी भारत के कोयला पत्थर गांव में गर्मी थी। यह सिर्फ हवा में नहीं थी, यह तुम पर एक भारी लोहे की कड़ाही की तरह दबाव डालती थी। साल 1884 था और कोयले की खदानों की धूल ने हर चीज पर निराशा की एक भूरी परत चढ़ा दी थी, जिसमें गांव के किनारे पर प्रिया के जर्जर झोपड़े के फर्श के तख्ते भी शामिल थे। प्रिया ने लकड़ी को तब तक रगड़ा जब तक कि उसके पोर छिलकर खून से लथपथ नहीं हो गए। सस्ता साबुन उसकी फटी त्वचा में चुभ रहा था। उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। वह कोने में रॉकिंग चेयर की लयबद्ध चरमराती सुन सकती थी। चरमराना, चरमराना, चरमराना। यह एक टिक टिक करते टाइम बम की आवाज थी। तुमने एक जगह छोड़ दी, एक कर्कश आवाज जो सस्ती देसी दारू और नफरत से लथपथ थी। प्रिया चौंक गई। यह वर्षों की कंडीशनिंग से तराशा हुआ एक रिफ्लेक्स था। मैं उसे साफ कर दूंगी मां। कमला एक मां जैसी नहीं दिखती थी। वह कांटेदार तार से भरे एक बिजूके जैसी दिखती थी। उसका चेहरा दुबला पतला था, उसकी आंखें पीलिया से पीली थीं, मंद्री पूरी, और उसका गुस्सा बारूद जितना ही अस्थिर था। वह अपनी रॉकिंग चेयर से उठी, राहत की एक कराह के साथ, और उस जगह चली गई जहां प्रिया घुटनों के बल बैठी थी। एक शब्द कहे बिना कमला ने गंदे पानी से भरी बाल्टी को लात मार दी। बाल्टी पलट गई। प्रिया के फटे सूती कपड़े को भिगो दिया और उस हिस्से में बाढ़ ला दी जिसे उसने अभी अभी सुखाया था। खुद को देखो, कमला थूकी। उसकी आवाज में एक ऐसी नफरत कांप रही थी जिसका कोई स्रोत उसकी अपनी दुर्दशा के अलावा नहीं लगता था। लापरवाह, बेकार, ठीक तुम्हारे पिता की तरह। इससे पहले कि खदान धंसने से वह मर गया। तुम्हें लगता है कि फर्श रगड़ने से तुम्हारे सिर पर छत का किराया चुकता है? क्या इससे मेरी दवा का खर्च निकलता है? नहीं मां। प्रिया ने फैलते हुए पोखर को घूरते हुए फुसफुसाया। खड़ी हो, कमला फुफकारी। उसने प्रिया के बालों का एक गुच्छा पकड़ा, उसे झटके से खड़ा कर दिया। प्रिया ने एक चीख को रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए। उसने बहुत पहले सीख लिया था कि चीखने से मार और लंबी चलती है। गुप्ता जी की दुकान पर जाओ। गुप्ता जी ने कहा कि उन्हें कुछ सामान पहुंचाना है। 2 रुपये या देसी दारू की एक बोतल के बिना घर मत आना। अगर तुम खाली हाथ लौटी तो तुम्हें पता है कि बेल्ट कहां है। प्रिया दरवाजे से बाहर भागी। तार का दरवाजा उसके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। कठोर सूरज ने उसे एक पल के लिए अंधा कर दिया, लेकिन यह झोपड़ी के अंधेरे से एक स्वागत योग्य राहत थी। उसने अपनी गालों से आंसू पोंछे, गंदगी की एक लकीर छोड़ दी और गांव के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ी। कोयला पत्थर क्रूर आदमियों से भरा एक क्रूर स्थान था। कालिक से सने चेहरों वाले खनिकों ने उसे गुजरते हुए देखा। उनकी आंखें इस तरह टिकी थीं कि प्रिया ने अपनी दुपट्टे को अपने कंधों पर और कसकर खींच लिया। उसने अपना सिर नीचे रखा, अपने पास से गुजरने वाले लोगों के धूल भरे जूतों पर ध्यान केंद्रित किया। वह गुप्ता जी की किराने की दुकान में दाखिल हुई। दरवाजे के ऊपर की घंटी खुशी से बजी। एक ऐसी आवाज जो झूठ की तरह लगती थी। गुप्ता जी काउंटर के पीछे चावल के आटे की एक बोरी तौल रहे थे। वह एक दयालु आदमी थे, लेकिन कोयला पत्थर में दया अक्सर कायरता से हार जाती थी। उसने प्रिया के जबड़े की रेखा पर खिलते हुए चोट के निशान को देखा जो साफ और बैंगनी था, लेकिन उसने दूर देखा, अपने कागजों में फेरबदल करते हुए। नमस्ते प्रिया, वह बड़बड़ाया। तुम्हारी मां ने तुम्हें भेजा है? हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ काम हो सकता है। गुप्ता जी ने आह भरी अपने गंजे सिर को रगड़ा। आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है बेटी। सेक्टर 4 में खदान सूख जाने के बाद से व्यापार धीमा है। प्रिया का दिल उसकी पसलियों में जोर जोर से धड़कने लगा।
अगर वह खाली हाथ घर गई तो कमला सिर्फ बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेगी, वह आग की छड़ का इस्तेमाल करेगी। घबराहट उसके गले में पित्त की तरह चढ़ गई। कृपया गुप्ता जी। कुछ भी? मैं गोदाम साफ कर सकती हूं, मैं पीछे का कमरा ठीक कर सकती हूं, कृपया। गुप्ता जी दर्द में दिखे। उन्होंने काउंटर के नीचे हाथ डाला और एक चांदी का सिक्का निकाला। यह भिक्षा है। प्रिया, इसे लो और जाओ। मैं तुम्हारी मां को फिर से यहां आकर एक पागल की तरह चिल्लाने नहीं दे सकता। यह काफी नहीं था। देसी दारू की एक बोतल की कीमत 1.5 रुपये थी। प्रिया ने सिक्के को देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक दुकान में रोशनी मंद हो गई। कोई अंदर आया था, कोई बड़ा। माहौल तुरंत बदल गया। चूल्हे के पास 2 खनिकों की आकस्मिक बातचीत बंद हो गई, यहां तक कि मक्खियां भी भिन भिनाना बंद कर गईं। प्रिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कार ठंडक महसूस की, जिसका मानसून की हवा से कोई लेना देना नहीं था। वह धीरे धीरे मुड़ी। दरवाजे पर एक पहाड़ खड़ा था। वह लगभग 2 मीटर लंबा रहा होगा, शायद लंबा। उसने जानवरों की खाल पहनी हुई थी, जो ऐसा लग रहा था कि जानवरों से हाथों से फाड़ी गई हो। भालू की खाल, तेंदुए की खाल। उसके मोटे चमड़े के जूते ऊंचे रास्तों से कीचड़ ले आए थे। अमावस्या की रात जितनी घनी और काली दाढ़ी ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था और एक नीची टोपी ने उसकी आंखों पर छाया कर रखी थी, लेकिन प्रिया उन्हें महसूस कर सकती थी, छेदते हुए, आंकते हुए। यह रुद्र था। वे उसे काला पहाड़ का भालू कहते थे। वह साल में केवल 3 बार पहाड़ों से नीचे आता था, गोला बारूद, नमक और कॉफी के लिए खाल का व्यापार करने। अफवाहें उसके चारों ओर कोहरे की तरह घूमती थीं। उन्होंने कहा कि उसने एक आदमी को नंगे हाथों से मार डाला था। उन्होंने कहा कि वह बाघों के साथ रहता था। उन्होंने कहा कि उसकी जीभ नहीं थी, क्योंकि वह कभी भी एक गुर्राहट से ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। वह काउंटर पर चला गया। उसके भारी कदमों ने फर्श के तख्तों को हिला दिया। देवदार की राल, लकड़ी के धुएं और पुराने खून की गंध उसके पीछे पीछे आई। उसने एक भारी झूठ की बोरी काउंटर पर गिरा दी। बोरी एक भारी धड़ाम के साथ गिरी। रुद्र, गुप्ता जी हकलाए। उनकी आवाज एक सप्तक ऊपर चली गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा मानसून चल रहा है। रुद्र ने जवाब नहीं दिया। उसने बस बोरी खोली। अंदर खालें थीं, चांदी की लोमड़ी, ऊद बिलाव, अच्छी सर्दियों की खालें। खालों में एक छोटा सा भाग्य। प्रिया ने उसके पास से गुजरने की कोशिश की, उसके दायरे में होने से डरकर, लेकिन जैसे ही वह हिली, उसका घिसा हुआ जूता एक ढीले फर्श के तख्ते में फंस गया। वह ठोकर खाकर रुद्र के हाथ से जोर से टकराई। यह एक पेड़ के तने से टकराने जैसा था। वह 1 इंच भी नहीं हिला। प्रिया एक गर्म चूल्हे को छूने की तरह पीछे हट गई। माफ कीजिए, बहुत बहुत माफ कीजिए साहब। उसने एक प्रहार का इंतजार किया। कोयला पत्थर के आदमी तुम्हें मारते थे जब तुम उनके रास्ते में आते थे। यह जीवन का तरीका था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, अपने कंधों को झुका लिया। सन्नाटा। उसने एक आंख खोली। रुद्र उसे घूर रहा था। उसकी आंखें एक जमी हुई झील पर बर्फ की तरह एक आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट ग्रे थीं। वे गुस्से में नहीं थीं, वे जिज्ञासु थीं। उसकी नजर उसके झबड़े पर लगे चोट के निशान पर, फिर उसके लाल कच्चे पोरों पर और अंत में उसके कांपते हुए आसन में छिपे डर पर गई। उसने वापस गुप्ता जी को देखा। उसकी आवाज एक घाटी से गुजरती हुई गड़गड़ाहट की तरह गहरी थी। यह कौन है? गुप्ता जी ने मुश्किल से निगला। वह प्रिया है, कमला की बेटी। रुद्र ने उसे फिर से देखा। एक भयानक सेकंड के लिए प्रिया ने सोचा कि वह उसे चोट पहुंचाएगा। इसके बजाय उसने एक हाथ बढ़ाया। हाथ बड़ा था, निशान और घावों से भरा हुआ। उसने उसे पकड़ा नहीं, उसने बस उसे वहीं रखा, हथेली ऊपर की ओर, इंतजार करते हुए। प्रिया ने हाथ को देखा, धीरे धीरे कांपते हुए। उसने अपना छोटा जख्मी हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसने उसे सहज शक्ति से सीधा खड़ा कर दिया। बस घर जाओ। गुप्ता जी ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए उससे फुसफुसाया। पैसे ले लो। प्रिया ने सिक्के को पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह काफी नहीं है, उसने खुद से ज्यादा उससे फुसफुसाया। वह मुझे मार डालेगी। रुद्र जम गया। उसका सिर एक शिकारी की तरह थोड़ा झुका हुआ था, जिसने एक टहनी टूटने की आवाज सुनी हो। कौन तुम्हें मार डालेगा? प्रिया ने उसे ऊपर देखा। उसकी आवाज बमुश्किल एक चीख थी, मेरी मां। रुद्र ने उसे एक लंबे असहज समय तक देखा। फिर वह काउंटर की ओर मुड़ा। उसने महंगी खालों के ढेर को गुप्ता जी की ओर धकेला। दुकान का क्रेडिट। रुद्र गुर्राया। बेशक रुद्र, यह 200 रुपये से ज्यादा का क्रेडिट है।
तुम्हें क्या चाहिए? गोला बारूद? आटा? नहीं। रुद्र ने अपना शरीर पूरी तरह से घुमाया, दरवाजे तक प्रिया का रास्ता रोक दिया। कमरे में हवा बिजली की तरह महसूस हुई। उसने उसे नीचे देखा। उसकी दाढ़ी और टोपी की छाया के पीछे उसका भाव अपठनीय था। मुझे उसके घर ले चलो, रुद्र ने कहा। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। मां के घर? हां, क्यों? रुद्र ने अपनी कमर पर बंधे भारी खुखरी को समायोजित किया। क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। उसने रास्ता दिखाने का इंतजार नहीं किया। वह दरवाजे से बाहर चला गया। घंटी जोर से बजी। वह बरामदे में खड़ा इंतजार कर रहा था। प्रिया ने मतली की एक लहर महसूस की। रुद्र को अपने घर ले जाना एक गत्ते के घर में एक बाघ को आमंत्रित करने जैसा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह उसके पास से गुजरी, सिर झुकाए, एक राक्षस को दूसरे राक्षस की ओर ले जाते हुए। झोपड़ी तक वापसी की यात्रा चुपचाप हुई। गांव वाले रुद्र के लिए लाल सागर की तरह बंट गए, उसे एक चौड़ा रास्ता दे रहे थे। जब वे उसके झुके हुए झोपड़े के बरामदे पर पहुंचे तो प्रिया हिचकिचाई। वह ठीक नहीं है, प्रिया ने चेतावनी दी। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। रुद्र उसके कंधे के ऊपर से पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। कमला इंतजार कर रही थी। उसने अपने हाथ में आग की छड़ पकड़ रखी थी। उसका चेहरा हिंसा की प्रत्याशा में मुड़ा हुआ था। तुम नालायक लड़की, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम। वह रुक गई। आग की छड़ नीचे गिर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने दरवाजे पर खड़े उस विशालकाय आदमी को देखा जो सूरज को रोक रहा था। कमला, रुद्र ने बड़बड़ाया। कमला ने अपने कपड़े ठीक किए, अपनी देसी दारू की बोतल के नीचे से थोड़ी गरिमा जुटाने की कोशिश कर रही थी। कौन पूछ रहा है? तुम यहां क्या चाहते हो? मेरे घर से बाहर निकलो। रुद्र अंदर चला गया। फर्श के तख्ते उसके वजन के नीचे कराह उठे। झोपड़ी अचानक बहुत छोटी महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा, गरीबी को आत्मसात करते हुए खाली बोतलें, गंदगी और गंदे पानी की बाल्टी जिसे प्रिया ने पहले गिराया था। फिर उसने कमला को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने सुना है कि तुम पर दुकान का कर्ज है, रुद्र ने कहा। कमला ने उलझन में पलकें झपकाईं। हर किसी पर कर्ज है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैं बिल चुका रहा हूं। रुद्र अपने कोट की जेब में पहुंचा। उसने एक भारी चमड़े की थैली निकाली। उसने उसे जर्जर मेज पर फेंक दिया। सोने के सिक्कों के एक दूसरे से टकराने की आवाज अचूक थी। कमला की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने होंठ चाटे। 500 रुपये सोने में खेम किया अपुला पर। रुद्र ने कहा, इस झोपड़ी को खरीदने के लिए काफी है, तब तक देसी दारू खरीदने के लिए काफी है जब तक तुम्हारा दिल फट न जाए। इस गांव को छोड़ने के लिए काफी है। प्रिया ने उलझन में देखा। वह उसे पैसे क्यों दे रहा था? क्या वह एक फरिश्ता था? मुझे क्या करना है? कमला ने पूछा। उसकी आवाज लालची और धीमी थी। वह मेज की ओर बढ़ी, थैली के लिए पहुंची। रुद्र का हाथ थैली पर धड़ाम से गिरा। उसे रोक दिया। तुम्हें कुछ नहीं करना है, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज एक कब्र की तरह ठंडी थी। लेकिन मैं कुछ ले रहा हूं। ले लो। कमला सोने पर नजर डालते हुए हंसी। जो चाहो ले लो, फर्नीचर, जमीन। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और इशारा किया। फर्नीचर की ओर नहीं, जमीन की ओर नहीं। उसने प्रिया की ओर इशारा किया। वह कमरा बिल्कुल शांत हो गया। प्रिया ने सांस लेना बंद कर दिया। कमला ने प्रिया को देखा, फिर वापस सोने को। एक कुटिल, क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। कोई झिझक नहीं, कोई मातृवृत्ति नहीं, केवल गणना। 500 रुपये के लिए, कमला ने हंसते हुए कहा। उसे ले जाओ, वह बहुत ज्यादा खाती है। वह बेकार है, लापरवाह हाथ। प्रिया ने अपना दिल टूटते हुए महसूस किया। वह जानती थी कि उसकी मां उससे प्यार नहीं करती, लेकिन एक गधे की तरह बेचा जाना। सेकंड के मामले में रुद्र मुस्कुरा नहीं रहा था। वह विजयी नहीं लग रहा था, वह घृणित लग रहा था। उसने सोने से अपना हाथ हटा लिया। सौदा पक्का, उसने कहा। वह प्रिया की ओर मुड़ा। अपना सामान बांध लो, जो कुछ भी तुम ले जा सकती हो। लेकिन प्रिया हकलाई। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। कहां जाना है? तुम कौन हो? रुद्र झुका। उसका चेहरा उसके चेहरे से इंच भर दूर। पहली बार उसने उन ग्रे आंखों में कुछ मानवीय झलक देखी। गर्मी नहीं, बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा। यहां से दूर, उसने कहा। क्या तुम रहना चाहती हो? क्या तुम वह आग की छड़ चाहती हो? प्रिया ने अपनी मां को देखा, जो पहले से ही सोने की थैली खोल रही थी। अपनी बेटी को एक नजर भी नहीं डाल रही थी। उसने आग की छड़ को देखा, फिर उसने पहाड़ी आदमी को देखा। यह एक ज्ञात नरक,
और एक अज्ञात आतंक के बीच एक विकल्प था। प्रिया अपने कमरे के कोने में भागी। उसने अपनी पतली दुपट्टा, एक कंघी और अपने पिता की एक फीकी तस्वीर उठाई। उसने उन्हें एक अतिरिक्त कमीज में लपेट लिया। इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगा। उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं तैयार हूं, उसने फुसफुसाया। रुद्र ने सिर हिलाया। वह एक आखिरी बार कमला की ओर मुड़ा। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी उसके पास देखा, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई जिसने दीवारों को हिला दिया। मैं अगली बार सोना नहीं लाऊंगा। उसने प्रिया की पीठ पर एक हाथ रखा, कोमल, दृढ़, और उसे झोपड़ी से बाहर निकाला। वे दोपहर के चिलचिलाते सूरज में बाहर निकले। प्रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह नहीं देख सकती थी। वह एक गाड़ी पर चढ़ गई जिसका वह गांव के किनारे इंतजार कर रहा था। जैसे ही घोड़ों ने चलना शुरू किया, खदानों की ओर नहीं बल्कि काला पहाड़ की ऊंची चोटियों की ओर, प्रिया को एक भयानक एहसास हुआ। वह अब भालू की थी, और जैसे ही कोयला पत्थर उनके पीछे धूल में फीका पड़ गया, उसने सोचा कि क्या उसने अभी अभी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। गाड़ी चट्टानों पर उछल रही थी जो पहियों को तोड़ने पर तुली हुई थीं। हर झटके से प्रिया के दुबले शरीर में दर्द की एक चुभन होती, लेकिन वह कठोर बनी रही। उसने लकड़ी की बेंच को तब तक पकड़े रखा जब तक कि उसके पोर सफेद न हो गए। वे 4 घंटे से चढ़ रहे थे। हवा कोयला पत्थर की दम घोंटने वाली, धूल भरी गर्मी से बदलकर एक काटने वाली पतली ठंड में बदल गई थी जिसमें देवदार की सुइयों और पहाड़ी ओस की गंध थी। रुद्र उसके बगल में बैठा था, फर और चुप्पी की एक विशाल दीवार। वह लगाम को एक डरावनी सहजता से संभाल रहा था। जब से उन्होंने गांव की सीमा छोड़ी थी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, एक भी नहीं। प्रिया का मन आतंक का एक बवंडर था, कोयला पत्थर में। एक आदमी की चुप्पी का मतलब आमतौर पर यह होता था कि वह गुस्सा बना रहा है। वह एक थप्पड़ का इंतजार करती रही। वह उसे पेड़ों के एक झुरमुट में खींचने और जो उसने चुकाया था उसकी मांग करने का इंतजार करती रही। 500 रुपये, एक भाग्य था। यह उससे ज्यादा पैसा था जितना प्रिया ने अपने जीवन में कभी देखा था। एक आदमी, एक दुबली पतली जख्मी लड़की के लिए इतना भुगतान क्यों करेगा जब तक कि उसके इरादे काले न हो। जैसे ही सूरज काला पहाड़ की दांतेदार चोटियों के पीछे डूबने लगा, रास्ते पर लंबी बैंगनी छाया डालते हुए तापमान गिर गया। प्रिया अभी भी अपनी पतली सूती कमीज और फटी हुई दुपट्टे में थी। वह कांपने लगी। पहले यह एक हल्की कंपकंपी थी, लेकिन जल्द ही उसके दांत अनियंत्रित रूप से किटकिटाने लगे। रुद्र ने लगाम खींची। वो घोड़े एक संकरी चोटी पर रुक गए जो एक विशाल अंधेरी घाटी को देख रही थी। यहां हवा पेड़ों से बेरोकटोक गरज रही थी। प्रिया चौंक गई जब रुद्र उसकी ओर मुड़ा। यही है, उसने सोचा, यहीं यह होता है। रुद्र सीट के पीछे पहुंचा। उसने एक मोटा ऊनी कंबल निकाला। इसमें लकड़ी के धुएं की गंध आ रही थी। उसने उसे उस पर फेंका नहीं। वह झुका और उसे उसके कंधों पर लपेट दिया। उसके बड़े हाथ उसके गले के पास 1 सेकंड के लिए रुके, सिलवटों को समायोजित करते हुए ताकि यह उसके गले को ढक ले। प्रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, अपनी सांस रोक ली। सांस लो, रुद्र ने गुर्राया। उसने अपनी आंखें खोलीं। वह उसे देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। तुम कांप रही हो, उसने कहा। मैं ठीक हूं साहब, उसने झूठ बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझसे झूठ मत बोलो, उसने सख्ती से कहा, लेकिन चिल्लाया नहीं। और मुझे साहब मत बुलाओ, मेरा नाम रुद्र है। उसने एक काठी की थैली में हाथ डाला और हिरण के सूखे मांस का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे सौंप दिया। खाओ, हमें झोपड़ी तक पहुंचने में अभी भी 2 घंटे लगेंगे। घोड़े अंधेरे में खड़ी पगडंडी पर नहीं जा सकते, इसलिए हम आखिरी किलोमीटर पैदल चलेंगे। प्रिया ने मांस लिया। वह भूखी थी। उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन डर ने उसके पेट को जकड़ लिया था। उसने एक छोटा सा टुकड़ा खाया। उसे देखते हुए उसने एक पानी की मशक से एक घूंट लिया और क्षितिज को घूरने लगा। क्यों? उसने फुसफुसाया। शब्द उसे रोकने से पहले ही फिसल गया। रुद्र ने उसे नहीं देखा। क्यों? क्या? तुमने मुझे क्यों खरीदा? रुद्र ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया। हवा ने उसकी काली दाढ़ी को सहलाया। मैंने तुम्हें नहीं खरीदा प्रिया, मैंने फिरौती दी। यह एक ही बात है, उसने कहा। एक कड़वाहट की चिंगारी ने अचानक उसके डर को काट दिया। मैं सिर्फ संपत्ति हूं, पहले मां की थी, अब तुम्हारी हूं। रुद्र ने उसे देखा। उसकी ग्रे आंखें गहरी हो गईं।
एक पल के लिए उसे लगा कि उसने उसे बहुत दूर धकेल दिया है। वह करीब आया। उसकी आवाज एक पहाड़ से नीचे लुढ़कते कंकड़ की तरह धीमी और खुरदरी थी। तुम्हें लगता है कि तुम संपत्ति हो? उसने अपने चारों ओर विशाल जंगल की ओर इशारा किया। यहां कोई संपत्ति नहीं है, केवल जीवित रहना है। तुम उस घर में मर रही थी, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। तुम पहले से ही मर चुकी थी और तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। रुद्र ने दूर देखा, घोड़ों को फिर से चलाने के लिए लगाम को झटका दिया। मैं चाहता हूं कि तुम जियो, बस इतना ही। वे चुपचाप सवारी करते रहे जब तक कि रास्ता गाड़ी के लिए बहुत चट्टानी नहीं हो गया। रुद्र रुक गया और घोड़ों को खोल दिया। उसने उन पर सामान लाद दिया, कुशल शक्ति के साथ चलते हुए। भूरी घोड़ी के पीछे चलो, उसने निर्देश दिया। जहां मैं कदम रखता हूं वहीं कदम रखो। झाड़ियों से छिपी हुई दरारें हैं, तुम एक में गिर जाओगी, तुम बाहर नहीं निकलोगी। चढ़ाई क्रूर थी, कुछ जगहों पर अंडरब्रश घुटनों तक ऊंचा था। प्रिया के घिसे हुए जूते तुरंत भीग गए, उसके पैर मिनटों में सुन्न हो गए। वह रुद्र के लंबे कदमों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह एक भूत की तरह चला, मुश्किल से पत्तियों को परेशान करते हुए, जबकि वह लड़खड़ा रही थी। 2 बार वह गिरी। पहली बार वह उठ खड़ी हुई इससे पहले कि वह ध्यान दे पाता। दूसरी बार उसका पैर एक दबी हुई जड़ में फंस गया और वह अपनी टखने को मोड़ते हुए जोर से गिरी। दर्द की एक चीख उसके होठों से निकल गई। रुद्र तुरंत रुक गया। वह मुड़ा, उसे जमीन पर पड़ा देखकर वह चिल्लाया नहीं। वह उसके पास वापस चला गया, नीचे झुका और बिना पूछे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसे उतनी ही आसानी से उठाया जैसे वह लकड़ियों का एक गट्ठर हो। मुझे नीचे रखो, प्रिया ने हांफते हुए कहा। शर्मिंदगी, मैं चल सकती हूं, तुम्हारी टखने में सूजन है, रुद्र ने सपाट रूप से कहा। और तुम मुझे धीमा कर रही हो। उसने उसे आखिरी किलोमीटर तक उठाया। प्रिया का सिर उसके सीने पर टिका था। वह उसकी गंध सूंघ सकती थी, चमड़ा, देवदार और कुछ विशिष्ट रूप से मर्दाना। वह उसकी मोटी खाल के नीचे उसके दिल की धीमी स्थिर धड़कन सुन सकती थी। यह एक स्थिर, शांत, शक्तिशाली लय थी। अपने जीवन में पहली बार काटने वाली ठंड और डरावने अजनबी के बावजूद उसने एक अजीब सनसनी महसूस की। वह सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही झोपड़ी का सिलहूट पेड़ों के माध्यम से दिखाई दिया, चांदनी के नीचे अंधेरा और मेनेसिंग डर लौट आया। यात्रा खत्म हो गई थी। अब भालू के साथ जीवन की वास्तविकता शुरू होगी। झोपड़ी सटीकता के साथ एक साथ फिट किए गए विशाल लट्ठों से बना एक किला था। यह ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरे एक समाशोधन में बैठा था जो हवा में फुसफुसाते थे। एक पत्थर की चिमनी, रात के आकाश में सफेद धुएं के गुबार उगल रही थी। रुद्र ने दरवाजा खोलकर प्रिया को अंदर ले लिया। गर्मी ने उसे एक शारीरिक प्रहार की तरह मारा। विशाल मुख्य कमरा एक बड़े पत्थर की चिमनी से हावी था, जहां अंगारे अभी भी लाल चमक रहे थे। भालू की खाल और तेंदुए की आर खाल से बने गलीचे फर्श को ढके हुए थे। यह उसकी मां की झोपड़ी की तरह गंदा नहीं था, यह साफ सुथरा था। उसने उसे आग के पास एक मजबूत लकड़ी की कुर्सी पर बैठाया। हिलो मत, उसने आदेश दिया। वह झोपड़ी के चारों ओर घूमा। मिट्टी के तेल के दिए जला रहा था। सुनहरी रोशनी ने किताबों से भरी अलमारियों का खुलासा किया। सैकड़ों किताबें। प्रिया ने घूर कर देखा। उसने इतनी सारी किताबें कभी नहीं देखी थीं। कोयला पत्थर में पढ़ना एक महिला के लिए समय की बर्बादी माना जाता था। रुद्र एक पीछे के कमरे में गायब हो गया और एक जोड़ी मोटे ऊनी मोजे और पानी के एक बेसिन के साथ लौटा। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। प्रिया पीछे हट गई, अपने पैरों को कुर्सी के नीचे छिपाते हुए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर जम गए हैं, रुद्र ने उसकी टखने को पकड़ते हुए कहा। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन दर्दनाक नहीं थी। उसने उसके भीगे हुए जूतों के फीते खोलने शुरू कर दिए। अगर हम उन्हें धीरे धीरे गर्म नहीं करते हैं तो तुम शीतदंश से अपनी उंगलियां खो दोगी, तब तुम वास्तव में बेकार हो जाओगी। उसने उसके भीगे हुए मोजे उतारे। उसके पैर एक भयावह नीले और सफेद रंग के थे। उसने उन्हें गुनगुने पानी में रखा, अपने खुरदुरे हाथों से उन्हें तेजी से रगड़ा। सनसनी दर्दनाक थी, क्योंकि खून वापस दौड़ रहा था, सुइयों की तरह चुभ रहा था। लेकिन प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसने उसके सिर के ऊपर का हिस्सा देखा। उसके काले बाल टोपी से अस्त व्यस्त थे। यहां एक आदमी था जो ऐसा लग रहा था कि वह एक पेड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ सकता है।
फर्श पर घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों की देखभाल कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं था। तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें क्यों हैं? प्रिया ने खुद को दर्द से विचलित करने की कोशिश करते हुए पूछा। रुद्र ने ऊपर नहीं देखा। यहां मानसून लंबा होता है। एक आदमी को अपना दिमाग तेज रखने की जरूरत होती है या चुप्पी उसे जिंदा खा जाएगी। क्या तुम उन सभी को पढ़ सकते हो? उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक मजाक की चमक। मैंने उनमें से 3 लिखी हैं। प्रिया का जबड़ा गिर गया। तुम एक लेखक हो। मैं बहुत कुछ हुआ करता था। रुद्र ने उसके पैरों को एक तौलिए से सुखाते हुए गुर्राया। अब मैं सिर्फ एक शिकारी हूं। वह फिर से उसके ऊपर खड़ा हो गया। पीछे एक कमरा है, वह तुम्हारा है। बिस्तर पर कपड़े हैं, वे किसी और के थे। उन्हें इन फटे हुए कपड़ों से बेहतर फिट होना चाहिए। प्रिया उस दरवाजे की ओर लंगड़ा कर गई जिसकी ओर उसने इशारा किया था। उसने उसे खोला। अंदर एक संकरा बिस्तर, एक धोने का स्टैंड और जंगल की ओर देखने वाली एक खिड़की के साथ एक साधारण कमरा था। बिस्तर पर एक नीले रंग का बुना हुआ कपड़ा रखा था, मोटा और उच्च गुणवत्ता वाला। उसने जल्दी से कपड़े बदले। गर्म कपड़ा उसकी त्वचा पर एक विलासिता की तरह महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्कर्ट को समतल किया, उसने अपनी जेब में कुछ कठोर महसूस किया। उसने अंदर हाथ डाला और एक चांदी का लॉकेट निकाला। उसने उसे खोला। अंदर एक सुंदर महिला की एक छोटी सी तस्वीर थी जिसकी आंखें हंस रही थीं। वह एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। प्रिया ने उसे बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कौन थी? वह अब कहां थी? क्या रुद्र ने उसे मार डाला था? क्या इसीलिए वह पहाड़ों में छिपा हुआ था? गांव की कहानियों में कहा गया था कि वह एक राक्षस था। शायद राक्षस ने उसके परिवार को खा लिया था। उसने लॉकेट को वापस अपनी जेब में छिपा लिया और मुख्य कमरे में लौट आई। रुद्र चूल्हे पर था, 2 कटोरियों में स्टू डाल रहा था। उसने उन्हें मेज पर रखा। वह बैठ गया और खाने लगा। प्रिया दीवार के पास खड़ी थी, हाथ बांधे, सिर झुकाए। रुद्र ने खाना बंद कर दिया। उसने उसे देखा। तुम क्या कर रही हो? इंतजार कर रही हूं साहब। किसका इंतजार? तुम्हारे खत्म करने का, ताकि मैं बचा हुआ खा सकूं। यह कमला के साथ नियम था। कमला पहले खाती थी, प्रिया को बचा हुआ मिलता था। रुद्र ने अपना चम्मच मेज पर पटक दिया। आवाज ने प्रिया को हवा में 1 फुट उछाल दिया। बैठो, उसने भौंका। प्रिया उसके सामने की कुर्सी पर दौड़ी और कांपते हुए बैठ गई। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथ से अपना चेहरा रगड़ा। वह थका हुआ लग रहा था। प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तुम बचा हुआ नहीं खाती हो, तुम इंतजार नहीं करती हो। तुम इस मेज पर बैठती हो और तुम तब तक खाती हो जब तक तुम्हारा पेट भर न जाए। तुम समझी? हां, उसने फुसफुसाया। खाओ। उसने खाया। स्टू हिरण के मांस और शकरकंद से भरपूर था। यह सबसे अच्छी चीज थी जो उसने कभी चखी थी। आंसू उसकी नाक से टपक कर कटोरे में गिर रहे थे, लेकिन वह खाती रही। रात के खाने के बाद रुद्र खड़ा हो गया। मैं अटारी में सोता हूं, उसने एक सीढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम कमरे में सोती हो। दरवाजे पर एक कुंडी है। वह बेडरूम के दरवाजे पर गया और लोहे की कुंडी पर दस्तक दी। यह अंदर की तरफ है। रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम इसे बंद करती हो। कोई अंदर नहीं आता जब तक कि तुम इसे न खोलो, जिसमें मैं भी शामिल हूं। प्रिया ने ताले को देखा। अंदर का ताला। यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। जाओ, उसने कहा। प्रिया कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने भारी कुंडी को जगह पर खिसका दिया। क्लिक। 18 साल में पहली बार वह एक कमरे में बंद थी और वह एक कैदी नहीं थी। वह किले की कमांडर थी। वह बिस्तर पर गिर गई, अपना चेहरा तकिए में दबा लिया और तब तक रोती रही जब तक नींद ने उसे अपनी आगोश में नहीं ले लिया। 3 सप्ताह बीत गए। बारिश तेज हो गई। झोपड़ी को खिड़की के सिल तक दफना दिया। प्रिया एक दिनचर्या में बस गई। वह खाना बनाती, वह साफ करती। हालांकि रुद्र अक्सर उसे उन चीजों को रगड़ना बंद करने के लिए कहता था जो पहले से ही साफ थीं, और वह पढ़ती थी। रुद्र अपने ही घर में एक भूत था। वह भोर से पहले फंदे जांचने के लिए निकल जाता और अंधेरा होने के बाद लौटता, ठंडी हवा और कस्तूरी की गंध से महकता। वे शायद ही कभी बात करते थे, लेकिन चुप्पी अब गुस्से वाली नहीं थी। यह एक आरामदायक चुप्पी थी। लेकिन लॉकेट का रहस्य प्रिया की जेब में एक छेद जला रहा था। वह हर दिन नीली बुनी हुई पोशाक पहनती थी,
और हर दिन वह चांदी की धातु को छूती थी, हंसती आंखों वाली महिला के बारे में सोचती थी। एक रात एक तूफान आया। हवा एक राक्षस की तरह गरज रही थी, झोपड़ी के मजबूत लट्ठों को हिला रही थी। रुद्र तूफान को महसूस करते हुए जल्दी घर आ गया था। वह आग के पास बैठा था, सागौन की लकड़ी का एक टुकड़ा तराश रहा था। प्रिया उसके सामने बैठी थी, उसकी एक शर्ट सिल रही थी। वह इसे और नहीं रोक सकती थी। पार्वती कौन थी? रुद्र के हाथ में चाकू फिसल गया। उसने खुद को नहीं काटा, लेकिन उसने लकड़ी में एक गहरा निशान बना दिया। उसने तराशना बंद कर दिया। कमरे में हवा भारी हो गई। तुमने यह नाम कहां सुना? उसने पूछा। उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। मुझे यह नाम पोशाक के अंदर मिला, कॉलर में सिला हुआ, और लॉकेट जेब में था। प्रिया ने लॉकेट निकाला और उसे मेज पर रख दिया। रुद्र ने चांदी की वस्तु को ऐसे देखा जैसे वह एक जहरीला सांप हो। उसने उसे छुआ नहीं। वह मेरी पत्नी थी, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज खोखली थी। प्रिया ने धीरे से पूछा। वह 5 साल पहले मर गई। चेचक ने उसे ले लिया और उसने मुश्किल से निगला। उसके गले में कंठमणि ऊपर नीचे हुई। और हमारी बेटी गौरी। प्रिया का हाथ उसके मुंह पर चला गया। हे भगवान, मुझे बहुत दुख है रुद्र, मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं यहां आया। रुद्र ने आग को घूरते हुए कहा। मैं दिल्ली में एक वकील हुआ करता था, एक शहर का आदमी। मैंने सोचा कि मैं सुरक्षा खरीद सकता हूं। मैंने सोचा कि पैसा सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन जब बीमारी आई तो पैसे का कोई मतलब नहीं था। मैं उन्हें नहीं बचा सका। मैंने घर जला दिया और पूर्व की ओर तब तक चलता रहा जब तक मुझे एक ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई मुझे नहीं ढूंढ सकता था। उसने प्रिया को देखा। कठोर लोहे का घूरना चला गया था। वह टूटा हुआ लग रहा था। मैंने तुम्हें उस दिन दुकान में देखा। उसने फुसफुसाया। तुम उसकी तरह दिखती थी, पार्वती की तरह। चेहरे से नहीं, आज कारमाना, बल्कि आत्मा से। टूटी हुई, लेकिन खड़े होने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता था। प्रिया ने अपने सीने में एक गर्मी महसूस की जिसका आग से कोई लेना देना नहीं था। उसने उसे एक नौकरानी बनने के लिए नहीं खरीदा था। उसने उसे बचाया था क्योंकि वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सका था। अचानक कुत्ता, एक बड़ा शिकारी कुत्ता जिसे रुद्र बाहर रखता था, उग्र रूप से भौंकने लगा। फिर एक चीख और सन्नाटा। रुद्र तुरंत खड़ा हो गया। वह एक गति के साथ चला जो उसके आकार को चुनौती देती थी। उसने चिमनी के ऊपर से एक लंबी राइफल पकड़ी और दिया बुझा दिया। अपने कमरे में जाओ, रुद्र फुसफुसाया। दरवाजा बंद कर लो, बाहर मत आना। क्या है? प्रिया ने डर से फुसफुसाया। इस तूफान में कोई बाहर है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं। रुद्र ने राइफल का कॉक खींचा। केवल हताश, रुद्र खिड़की की ओर बढ़ा। शटर में एक दरार से झांक रहा था। प्रिया अपने कमरे में भागी, लेकिन उसने दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया। उसने एक दरार खुली छोड़ दी। देखते हुए एक भारी धड़ाम ने सामने के दरवाजे को हिला दिया। कोई उस पर पीट रहा था। खोलो, एक आवाज हवा के ऊपर से चिल्लाई। यह एक पहाड़ी आदमी की आवाज नहीं थी, यह एक शहर के आदमी की आवाज थी, तेज, नाक से और अभिमानी। रुद्र ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी राइफल दरवाजे पर तान दी। हम जानते हैं कि तुम अंदर हो, रुद्र, आवाज चिल्लाई। या मुझे कहना चाहिए, ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह। हम तुम्हें लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं। प्रिया जम गई। कैप्टन, तुम्हारा आदमी गलत है, रुद्र ने दरवाजे से चिल्लाया। चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें कीचड़ में दफना दूं। हमारे पास वारंट है, आदमी चिल्लाया, जनरल हैरिसन की हत्या के लिए। खोलो या हम तुम्हें जला देंगे। रुद्र ने कमरे की ओर सिर घुमाया। उसने दरवाजे की दरार में उसका चेहरा देखा। वह फटा हुआ लग रहा था। अगर वह लड़ता तो वह घायल हो सकता था। अगर वह आत्मसमर्पण करता तो उसे फांसी दे दी जाती। प्रिया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अंधेरे कमरे में गूंज उठी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? प्रिया हिचकिचाई। उसने सोने के बारे में सोचा जो उसने चुकाया था, गर्म मोजे, दरवाजे पर अंदर का ताला। हां, उसने वापस फुसफुसाया। तो बिस्तर के नीचे चली जाओ, अपने कान बंद कर लो। रुद्र ने एक बैरिकेड बनाने के लिए मेज को लात मारी। तो फिर आओ और मुझे पकड़ो। वह दहाड़ा। दरवाजा अंदर की ओर टूट गया क्योंकि एक बंदूक के विस्फोट ने कब्जे को चकनाचूर कर दिया। बारिश और हवा गर्म झोपड़ी में घूम गई। उसके बाद अंधेरे आकृतियां, लंबे कोट में 3 आदमी,
रुद्र ने संकोच नहीं किया। लंबी राइफल अंधेरे में चमक उठी। धमाका, धमाका। एक आदमी दरवाजे से बाहर पीछे की ओर गिर गया। अन्य दो एक उलटे सोफे के पीछे कवर के लिए गोता लगा गए। गोलियों ने झोपड़ी की लकड़ी को फाड़ दिया, जिससे छर्रे बम के छर्रों की तरह उड़ने लगे। प्रिया चीखी, बिस्तर के नीचे रेंग गई, अपना सिर ढक लिया, क्योंकि गोलियों की बहरी कर देने वाली दहाड़ ने छोटे से घर को भर दिया। अभयारण्य का उल्लंघन हो गया था। अतीत पहाड़ पर चढ़ गया था और वह अपने साथ मौत लाया था। झोपड़ी अराजकता में फट गई। सीमित स्थान में लंबी राइफल की आवाज बहरी कर देने वाली थी। एक गूंजने वाली गड़गड़ाहट जो प्रिया के दांतों में गूंज उठी। बिस्तर के नीचे से अपनी स्थिति से प्रिया केवल टुकड़ों में देख सकती थी। केवल थूथन की चमक और छाया। एक मिट्टी के तेल का दिया फर्श पर टूटा पड़ा था। इसका तेल चिमनी के पास नीली आग के एक पोखर में फैल गया था। लकड़ी की दीवारों पर उन्मत्त नाचती हुई छाया डाल रहा था। उसने लकड़ी से टकराती गोलियों की तीखी आवाज सुनी। उसने दर्द की कराहें और चीखें सुनी। टूटे हुए दरवाजे से हवा गरज रही थी। कमरे में बारिश उड़ा रही थी, पानी को उन काले धब्बों के साथ मिला रही थी जो जानवरों की खाल के गलीचे पर तेजी से फैल रहे थे। उसे घेर लो कमीनो, वह सिर्फ एक आदमी है। नाक से बोलने वाली आवाज। फिर मन सोफे के पीछे से चिल्लाई। रुद्र एक शिकारी की तरह चला जिसका वह उपनाम था। वह स्थिर नहीं रहा। वह उस मेज पर कूद गया जिसे उसने पलट दिया था। थूथन की चमक के बीच अंधेरे के क्षणों का उपयोग करके स्थिति बदलने के लिए रसोई के पास छाया से एक लंबे कोट वाला आदमी बाहर कूदा। एक बड़ी पिस्तौल उठी। रुद्र पूरी तरह से मुड़ा भी नहीं। उसने राइफल के बट को एक क्रूर छाप में पीछे की ओर घुमाया। लकड़ी के हड्डी से मिलने पर एक बीमार करने वाली आवाज आई। आदमी बिना आवाज किए गिर गया। अब यह रुद्र और फिरमन थे। हार मान लो रुद्र, फिरमन चिल्लाया। उसकी आवाज में थोड़ी कांप थी। अब आत्मसमर्पण कर दो। तुम हमेशा के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना से नहीं भाग सकते। मैंने बहुत पहले भागना बंद कर दिया था। रुद्र ने चिमनी के पास अंधेरे से गुर्राया। फिरमन सामने आया। आवाज की दिशा में बेतहाशा गोलीबारी की। दो गोलियां पत्थर की चिमनी से टकराईं, जिससे चिंगारियां नीचे गिर गईं। रुद्र छाया से बाहर निकला। मरती हुई आग की रोशनी से उसकी रूपरेखा दिखाई दे रही थी। उसने लंबी राइफल उठाई। क्लिक, खाली। फिरमन ने इसे सुना। वह हंसा। एक तीखी क्रूर आवाज। वह पूरी तरह से खड़ा हो गया। अपनी पिस्तौल रुद्र के सीने पर तान दी। पकड़ लिया, गद्दार कमीने। प्रिया ने बिस्तर के नीचे से झांका, इसे धीमी गति में होते हुए देखा। फिरमन की उंगली ट्रिगर पर कस रही थी। रुद्र सीधा खड़ा था, झुकने से इनकार कर रहा था, अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा था। नहीं, वह किसी और को जिसे वह प्यार करती थी नष्ट होते हुए नहीं देखेगी। वह फिर से केवल एक प्रहार का इंतजार नहीं करेगी। एड्रेनालाइन की एक लहर के साथ जिसने उसके छोटे से फ्रेम को चुनौती दी, प्रिया बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। उसने पहली चीज पकड़ी जिस पर उसके हाथ लगे। चूल्हे पर रखी एक भारी लोहे की तवा। यह जलती हुई गर्म थी, उसकी हथेलियों को झुलसा रही थी, लेकिन उसने इसे महसूस नहीं किया। फिरमन ने हरकत सुनी और सहज रूप से एक सेकंड के लिए उसकी ओर अपना सिर घुमाया। वह सेकंड रुद्र के लिए सब कुछ था। वह अपनी खुखरी के लिए नहीं पहुंचा। उसने चार्ज किया। उसने उन दोनों के बीच के 3 मीटर को पार कर लिया, इससे पहले कि फिरमन अपना निशाना फिर से साध पाता। रुद्र छोटे आदमी से टकराया, उसे एक हड्डी कुचलने वाले बल के साथ दीवार के खिलाफ पीछे धकेल दिया। फिरमन की पिस्तौल छत में चली गई। जो लड़ाई हुई वह क्रूर, आदिम और संक्षिप्त थी। यह कच्ची, बदसूरत सीमांत हिंसा थी। रुद्र गुस्से का एक बवंडर था, वर्षों के दबे हुए गुस्से को उजागर कर रहा था। मुक्के उड़े, खून लकड़ी पर छिड़का। अंत में सन्नाटा था, सिवाय गरजती हवा और रुद्र की हांफती सांसों के। फिरमन फर्श पर गतिहीन पड़ा था। रुद्र उसके ऊपर खड़ा था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह खून से लथपथ था, कुछ उसका अपना, ज्यादातर नहीं। वह धीरे धीरे प्रिया की ओर मुड़ा, जो चूल्हे के पास खड़ी थी, अभी भी तवा पकड़े हुए। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखें नरसंहार के आतंक से चौड़ी थीं। उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और फिर लड़खड़ा गया। उसने अपने बाएं कंधे को पकड़ लिया। एक गहरा, चिकना खून उसकी हिरण की खाल की शर्ट को भिगो रहा था। रुद्र! प्रिया ने तवा गिरा दिया और उसकी ओर भागी।
उसने उसे नीचे देखा। उसकी ग्रे आंखें दर्द से धुंधली थीं। तुम बाहर आई, उसने हांफते हुए कहा। मैंने तुम्हें अंदर रहने के लिए कहा था, तुम्हें मदद की जरूरत है, उसने फुसफुसाया। उसे सहारा देने के लिए उसकी बांह पकड़ ली। उसने फर्श पर पड़े तवे को देखा, फिर वापस उसे देखा। एक मुस्कान की छाया उसके खून से सने होठों को छू गई। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें है। उसके घुटने कमजोर हो गए और काला पहाड़ का शक्तिशाली भालू खून से स्ने गलीचे पर गिर गया। बाकी रात आतंक और मेहनत का एक धुंधलापन था। प्रिया को घुसपैठियों के शवों को बारिश में बाहर घसीटना पड़ा ताकि काम करने के लिए जगह साफ हो सके। वह कल उनसे निपटेगी। आज रात उसे रुद्र को बचाना था। गोली उसके कंधे के मांसल हिस्से से होकर गुजरी थी। एक साफ शॉट हड्डी से चूक गया, लेकिन उसने बहुत खून खो दिया था। प्रिया काम पर लग गई। अपनी मां के शराबी घावों की देखभाल के वर्षों, टूटी बोतलों से कटे, चूल्हे पर गिरने से जले ने उसे एक गंभीर शिक्षा दी थी। उसने पानी गर्म किया, अपनी पुरानी सूती कमीज से पट्टियों के लिए टुकड़े फाड़े और घाव को साफ करने के लिए रुद्र की देसी दारू का इस्तेमाल किया। वह जाग गया जब उसने कच्चे मांस पर शराब डाली। वह अपने भींचे हुए दांतों के माध्यम से फुसफुसाया। उसका पूरा शरीर कठोर हो गया, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। थोड़ा पियो, उसने बोतल को उसके होठों पर रखते हुए आदेश दिया। उसने एक लंबा घूंट लिया। उसकी आंखें कभी उसके चेहरे से नहीं हटीं। उसने उसे काम करते हुए देखा। उसकी नजर तीव्र और आंकने वाली थी। जब उसने पट्टी बांधना समाप्त कर लिया तो वह उन तकियों के खिलाफ झुक गया जिन्हें उसने आग के पास फर्श पर ढेर कर दिया था। झोपड़ी खंडहर में थी। दरवाजा एक मेज के साथ बंद था। हवा दरारों से सीटी बजा रही थी। तांबे और मौत की गंध हवा में भारी थी। कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह, प्रिया ने धीरे धीरे कहा, एक खूनी कपड़े को आग में फेंकते हुए। यह एक मजबूत नाम है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह एक मरे हुए आदमी का नाम है। उन्होंने कहा कि तुमने एक जनरल को मार डाला। मैंने एक युद्ध अपराधी को मार डाला। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें दर्द बंदूक की गोली के घाव से भी गहरा था। यह 1870 था। विद्रोह में केवल कुछ सप्ताह बचे थे। हमें सुलावेजी में एक विद्रोही शिविर मिला। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ज्यादातर बच्चे, घायल और बूढ़े थे। जनरल हैरिसन, उसके अंदर एक नफरत थी जिसे युद्ध ने पागलपन में बदल दिया था। रुद्र रुक गया। देसी दारू का एक और घूंट लिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने हमें संगीने लगाने का आदेश दिया। उसने हमें उन सभी को खत्म करने का आदेश दिया, कैदियों को खिलाने के खर्च को बचाने के लिए। रुद्र ने प्रिया को देखा। उसे समझने के लिए भीख मांग रहा था। मैंने इनकार कर दिया। मैंने अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए कहा। हैरिसन ने इसे विद्रोह कहा। उसने मुझ पर अपनी पिस्तौल तान दी। वह मुझे मेरे ही सैनिकों के सामने गोली मारने वाला था। तो तुमने पहले गोली चलाई, प्रिया ने फुसफुसाया। मैंने उसकी आंखों के बीच एक गोली मारी, रुद्र ने सपाट रूप से कहा। यह न्याय था, लेकिन सेना में एक श्रेष्ठ अधिकारी को मारना हत्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है। मैंने कोर्ट मार्शल का इंतजार नहीं किया। मैं भागा। मैंने अपना नाम बदल दिया। मैं पार्वती से सुराबाया में मिला और मैंने सोचा कि मैं बच गया हूं। उसने टूटी हुई झोपड़ी के चारों ओर देखा। वह जीवन जिसे उसने छिपाने के लिए बनाया था। लेकिन तुम खून से नहीं भाग सकते। खून हमेशा तुम्हें ढूंढ लेता है। उसने बैठने की कोशिश की। दर्द से कराह उठा। प्रिया, मेरी बात सुनो। फिरमन अकेला नहीं आया था, और भी होंगे। सेना भूलती नहीं है। वे जानते हैं कि मैं अब कहां हूं। हम क्या करेंगे? जा, उसने पूछा। हम नहीं, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज फिर से उस लोहे के स्वर में कठोर हो गई जिसका उसने पहली बार मिलने पर इस्तेमाल किया था। मैं पहाड़ से नीचे जाऊंगा। मैं निकटतम सैन्य चौकी पर आत्मसमर्पण कर दूंगा। प्रिया ने अपनी नसों में एक बर्फीली ठंड महसूस की। आत्मसमर्पण? वे तुम्हें फांसी दे देंगे। अगर मैं यहां रहता हूं तो वे पहाड़ को घेर लेंगे। वे इस झोपड़ी को जमीन पर जला देंगे। अगर वे तुम्हें मेरे साथ पाते हैं तो वे तुम्हें एक साथी के रूप में मुकदमा चलाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी वापस खरीदी, प्रिया। मैं तुम्हारे इसे खोने का कारण नहीं बनूंगा। वह फिर से ऐसा कर रहा था। खुद को बलिदान कर रहा था। पहले अपने आदमियों के लिए, अब उसके लिए। वह एक ऐसा आदमी था जो मानता था कि उसका एकमात्र मूल्य दूसरों के लिए मरने में निहित है। प्रिया खड़ी हो गई।
कोयला पत्थर में फर्श रगड़ने वाली विनम्र लड़की मर चुकी थी। वह उस क्षण मर गई जब वह तवा हाथ में लेकर बिस्तर के नीचे से बाहर निकली थी। नहीं, उसने कहा। रुद्र ने उलझन में पलकें झपकाईं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, नहीं, तुम उस पहाड़ से नीचे नहीं जा रहे हो। भोर काला पहाड़ पर नहीं टूटी, यह आकाश में खून की तरह बही। एक चोटिल बैंगनी रोशनी टूटे हुए झोपड़ी के दरवाजे से छन रही थी, पिछली रात के विनाश को रोशन कर रही थी। हवा शांत हो गई थी। एक ऐसी चुप्पी छोड़ गई थी जो इतनी भारी थी कि कान के पर्दों पर दबाव डालती थी। अंदर हवा इतनी ठंडी थी कि उसे देखा जा सकता था। प्रिया छोटी रसोई की मेज पर बैठी थी। उसके हाथ एक ठंडे कॉफी के टिन के मग के चारों ओर लिपटे हुए थे। वह सोई नहीं थी। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती तो वह एक थूथन की चमक या लकड़ी पर खून का छिड़काव देखती। रुद्र हिल रहा था। वह पीला था। उसकी त्वचा पुराने सूखे कागज के रंग की थी और उसके माथे पर पसीना जमा हो गया था। जमने वाले तापमान के बावजूद उसके कंधे में बंदूक की गोली का घाव बहना बंद हो गया था, लेकिन उसकी बांह की हरकत कठोर और सतर्क थी। वह पैकिंग कर रहा था। वह एक गंभीर यांत्रिक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था। वह एक यात्रा के लिए पैकिंग नहीं कर रहा था। वह एक अंतिम संस्कार के लिए पैकिंग कर रहा था। तुम्हें खाना चाहिए, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से अधिक कर्कश थी। उसने उसे नहीं देखा। वह एक कैनवास की बोरी में सूखा मांस, गोलियों का एक डिब्बा और सोने के सिक्कों का एक छोटा रोल भर रहा था। मुझे भूख नहीं है, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज उसके अपने कानों में अजीब लग रही थी, पुरानी, कठोर। तुम उन काठी की थैलियों के साथ क्या कर रहे हो, रुद्र? घोड़े ताजी कीचड़ के 1 मीटर से नहीं गुजर सकते। रुद्र रुक गया। उसने थैली के पट्टों को कस दिया। उसके पोर सफेद हो गए। घोड़े नहीं जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। मैं घोड़ों को जंगल की सीमा तक ले जाऊंगा, फिर उन्हें छोड़ दूंगा। मैं बाकी रास्ता समरिंडा सैन्य चौकी तक पैदल चलूंगा, आत्मसमर्पण करने के लिए, प्रिया ने सपाट रूप से कहा। इसे खत्म करने के लिए, रुद्र ने सुधारा। वह अंत में उसका सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी शर्ट का बायां हिस्सा सूखे खून से काला हो गया था। फिरमन एक स्काउट था, एक अग्रिम पार्टी। अगर वह यहां था तो मुख्य स्तंभ 2 दिन से ज्यादा पीछे नहीं है। उनके पास ट्रैकर, कुत्ते और पहाड़ी तोपें होंगी। वे मुझे खोजने के लिए इस पहाड़ को फाड़ देंगे। उसने मेज पर जाकर एक भारी लोहे की चाबी और एक मोटा लिफाफा उसके सामने लकड़ी पर रख दिया। यह उत्तर सुलावेसी में जमीन का एक विलेख है, उसने कहा, और मकासर में एक बैंक के लिए एक मनी ऑर्डर, एक झूठे नाम पर। यह तुम्हारा है। जब सेना यहां पहुंचती है तो तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारा अपहरण कर लिया है। तुम कहती हो कि तुम एक कैदी थी। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें खाना पकाने और साफ करने के लिए मजबूर किया। वे तुम्हें एक पीड़ित के रूप में गांव वापस ले जाएंगे। तुम अगली बग्घी पश्चिम की ओर ले जाना और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। प्रिया ने लिफाफे को देखा। यह सुरक्षा का अथाकर सक्तर में एक पासत्तार है। इसकी अमारा पताना अथाकर सक्तर है, जानकारी पा सकती है। प्रतिनिधित्व करता था। यह उस स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता था जिसका उसने कोयला पत्थर में फर्श रगड़ते समय सपना देखा था। बिना मार के एक जीवन, एक आरामदायक जीवन। इसने उसे बीमार कर दिया। तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें एक मुकदमा देंगे? प्रिया ने धीरे से पूछा। मैं एक अधिकारी हूं, यहां तक कि एक कलंकित अधिकारी भी एक कोर्ट मार्शल का हकदार है। तुम एक मूर्ख हो, प्रिया ने कहा। रुद्र ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। उन हफ्तों में जब वे एक साथ रहे थे, उसने कभी उसका अपमान नहीं किया था। वह कुर्सी से उठी जो फर्श के तख्तों पर जोर से चरमरा रही थी। वह उस कोने में गई जहां फिरमन नाम के आदमी का शव अभी भी एक गलीचे से ढका हुआ पड़ा था। रुद्र में अभी तक उसे बाहर घसीटने की ताकत नहीं थी। प्रिया नीचे झुकी और मरे हुए आदमी के कोट से एक पीला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला। उसने इसे पहले पाया था जब रुद्र परिधि की जांच कर रहा था, लेकिन उसने इसे अब तक नहीं दिखाया था। उसने कागज को जमीन के विलेख के बगल में मेज पर पटक दिया। पढ़ो, उसने आदेश दिया। रुद्र ने कागज उठाया। यह युद्ध विभाग से फिरमन को संबोधित एक तार था। जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे से और भी रंग उड़ गया। विषय: कैप्टन रुद्र। स्थिति: प्राथमिकता 1। निर्देश: गिरफ्तार न करें। लक्ष्य के पास सुलावेसी घटना के बारे में संवेदनशील खुफिया जानकारी है। मौके पर मार डालें।
सिर के साथ मृत्यु की पुष्टि करें। कोई गवाह नहीं। रुद्र ने कागज नीचे रखा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि विश्वासघात की कड़वाहट से। वे तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आ रहे हैं, रुद्र, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज बढ़ती हुई भावना से कांप रही थी। वे तुम्हें अदालत में तुम्हारा दिन देने नहीं आ रहे हैं, वे तुम्हें मिटाने आ रहे हैं। तुमने एक राक्षस को मार डाला, लेकिन उस राक्षस के सरकार में दोस्त थे। अगर तुम आत्मसमर्पण करने के लिए उस पहाड़ से नीचे जाते हो तो तुम सामने के गेट तक नहीं पहुंच पाओगे। वे तुम्हें एक कुत्ते की तरह गोली मार देंगे और तुम्हें कीचड़ में छोड़ देंगे। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। रुद्र दहाड़ा। अचानक चीख दीवारों से गूंज उठी। अगर मैं रहता हूं तो वे मुझे और तुम्हें मार डालते हैं। आदेश में कहा गया है कि कोई गवाह नहीं। क्या तुम समझती हो कि इसका क्या मतलब है, प्रिया? इसका मतलब है कि अगर वे तुम्हें यहां पाते हैं तो तुम भी मर जाती हो। मैं तुम्हारा खून अपने हाथों पर नहीं लगने दूंगा। मेरे हाथों पर पहले से ही काफी खून है। उसने काठी की थैली पकड़ी और दरवाजे की ओर लड़खड़ाया। मैं उन्हें दूर ले जाऊंगा, मैं उन्हें घाटी में ले जाऊंगा। तुम यहां तब तक इंतजार करना जब तक गोलीबारी बंद न हो जाए, फिर तुम चली जाना। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। क्लिक क्लैक। एक लीवर एक्शन राइफल के कॉक होने की आवाज ने उसे रोक दिया। रुद्र धीरे धीरे मुड़ा। प्रिया 3 मीटर दूर खड़ी थी। उसने उसकी लंबी राइफल पकड़ रखी थी, बट उसके कंधे के खिलाफ मजबूती से दबा हुआ था। बैरल उसकी छाती पर सपाट रूप से निशाना साध रहा था। उसका रुख चौड़ा था, उसकी पकड़ ठोस थी, वह कांप नहीं रही थी। प्रिया, रुद्र ने चेतावनी दी। उसकी आवाज धीमी थी। राइफल नीचे रखो। नहीं, उसने कहा, तुम मुझे गोली नहीं मारोगी। उस दरवाजे से बाहर चलने की कोशिश करो और देखो। उसकी आंखें आंसुओं से जल रही थीं, लेकिन उसकी नजर भयंकर थी। तुमने मुझे एक नरक के जीवन से बचाया, रुद्र। तुमने मुझे दिखाया कि मैं फर्श पर गंदगी से ज्यादा मूल्यवान हूं। तुमने मुझे एक घर दिया, तुमने मुझे सम्मान दिया, और अब तुम अपना जीवन एक ऐसी सरकार के लिए फेंकना चाहते हो जो तुम्हें मरा हुआ चाहती है। तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ना चाहते हो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बचाया नहीं जाना चाहती। अगर इसका मतलब है कि तुम मर जाओ, उसने चिल्लाया। मैं तुम्हारे साथ इस पहाड़ पर जमना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि मैं उत्तर सुलावेसी में एक आलीशान घर में रहूं, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मौत की ओर चलने दिया। तुम सिर्फ एक कप्तान नहीं हो, तुम सिर्फ एक शिकारी नहीं हो, तुम मेरे परिवार हो। तुम एकमात्र परिवार हो जो मेरे पास कभी था। वह शब्द ठंडी हवा में लटका रहा। परिवार। रुद्र ने उसे घूर कर देखा। उसने राइफल को देखा, फिर उसके चेहरे को। उसने देखा कि उसके गाल पर लगा चोट का निशान फीका पड़ रहा है। उसकी जगह अवज्ञा की एक लकीर ले रही है। उसने उस लड़की को देखा जिसे उसने किराने की दुकान से बाहर निकाला था, जो एक उठे हुए हाथ पर चौंक जाती थी। अब उस एकमात्र आदमी पर गोली चलाने के लिए तैयार खड़ी थी जिस पर वह भरोसा करती थी, बजाय इसके कि वह खुद को मार डाले। वह ठीक वैसी ही बन गई थी जैसी वह उसे बनाने की कोशिश कर रहा था, मजबूत। रुद्र के कंधे झुक गए। लड़ाई की भावना उससे बाहर निकल गई। उसने काठी की थैली को एक भारी धड़ाम के साथ फर्श पर गिरने दिया। अगर हम यहां रहते हैं, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज शांत थी। हम मर जाते हैं तो हम यहां नहीं रहते। प्रिया ने राइफल नीचे की, लेकिन उसे जाने नहीं दिया। और हम नीचे नहीं जाते हैं, हम ऊपर जाते हैं। रुद्र ने खिड़की की ओर देखा, ऊपरी लकीरों की उस तरह, धार चोटियों की ओर। मानसून के मौसम में ऊंचे रास्ते आत्महत्या हैं। प्रिया, अंडरब्रश 6 मीटर ऊंचा है। कोई शिकार नहीं, कोई आश्रय नहीं। तुम गुफाओं को जानते हो? प्रिया ने जोर दिया। मैंने तुम्हारे नक्शे देखे हैं। तुमने उत्तरी ढलानों पर पुरानी भालू की गुफाओं को चिह्नित किया है। हम इसे बना सकते हैं। हमारे पास खालें हैं, हमारे पास आग है, हमारे पास एक दूसरे हैं। वह करीब आई, उनके बीच की दूरी को बंद करते हुए। वे तुमसे भागने या लड़ने और मरने की उम्मीद करते हैं। वे तुमसे आकाश में गायब होने की उम्मीद नहीं करते हैं। उन्हें एक खाली झोपड़ी खोजने दो। उन्हें यह सोचने दो कि हम तूफान में मर गए। उन्हें भूतों का पीछा करने दो। रुद्र ने उसे देखा, वास्तव में उसे एक लंबे समय तक देखा। उसने उसकी रीढ़ में स्टील देखा। उसने महसूस किया कि वह अब केवल उसका पीछा नहीं कर रही है, वह उसे ले जा रही थी। उसने अपना अच्छा हाथ बढ़ाया और धीरे से राइफल का बैरल ले लिया, उसे नीचे कर दिया। तुम वास्तव में मुझे गोली मारने वाली थी। प्रिया एक कमजोर, पानी भरी मुस्कान में कामयाब रही। मैं पैर के लिए निशाना साध रही होती,
तुम्हें ले जाना भारी है। रुद्र ने एक सांस छोड़ी जो आधा हंसी आधा सिसकी थी। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, अपना चेहरा उसके बालों में दबा दिया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, अपने कंधे के दर्द को नजरअंदाज करते हुए। वर्षों में पहली बार उसे एक भगोड़े जैसा महसूस नहीं हुआ। परिलाल अपने पाची के साथ था। उसे एक ऐसे आदमी जैसा महसूस हुआ जिसके पास लड़ने के लिए कुछ था। ठीक है, रुद्र ने उसके बालों में फुसफुसाया। ठीक है, हम ऊपर जाते हैं। वे तेजी से चले। भावुकता के लिए कोई समय नहीं था। उन्होंने झोपड़ी से हर उपयोगी चीज छीन ली। बचा हुआ गोला बारूद, मोटी भालू की खाल के लबादे, तवा, कॉफी और नमक। रुद्र ने वे किताबें लीं जो उसने लिखी थीं, पन्नों को जलाने के लिए फाड़ दिया, कवर छोड़ दिए। उसने रुद्र प्रताप सिंह को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने घुसपैठियों के शवों को तहखाने में घसीटा और समर्थन को लात मारकर भारी मिट्टी की छत को उन पर गिरा दिया। दुष्टों के लिए एक कब्र। फिर रुद्र ने मिट्टी के तेल की एक बोतल ली और उसे झोपड़ी के फर्श के तख्तों पर छिड़क दिया। उसने एक माचिस जलाई। तैयार हो? उसने पूछा। प्रिया ने आग को देखा जो पर्दों को चाटने लगी थी। उसने अपनी मां के बारे में सोचा। उसने डर के बारे में सोचा। उसने काटने वाली पहाड़ी हवा की एक गहरी सांस ली। इसे जला दो, इसे उड़ी सा में लगी। उसकी परिया की, इसकी पात, उसने कहा। उसने माचिस गिरा दी। जैसे ही झोपड़ी एक गरजती हुई आग में बदल गई, अपने पीछा करने वालों को भ्रमित करने के लिए भूरे आकाश में काले धुएं का एक स्तंभ भेजते हुए प्रिया और रुद्र ने नीचे की दुनिया से अपनी पीठ फेर ली। उन्होंने अपने जंगल के जूते बांधे और बादलों में क्रूर चढ़ाई शुरू की। वे अब शिकार और उद्धारकर्ता नहीं थे। वे अब नौकरानी और कप्तान नहीं थे। जैसे ही वे ऊंचे रास्तों के चमकदार सफेद कोहरे में गायब हो गए, कोई निशान नहीं छोड़ गए जिसे हवा मिनटों में नहीं ढक देती, वे पूरी तरह से कुछ और बन गए। वे एक किंवदंती बन गए। कोयला पत्थर के लोग 50 साल तक उनके बारे में फुसफुसाएंगे। कुछ ने कहा कि भालू ने लड़की को मार डाला और आग में मर गया। दूसरों ने कहा कि सेना ने उन दोनों को पकड़ लिया। लेकिन पुराने शिकारी जो उन चोटियों पर ऊंचे उद्यम करते थे जहां हवा पतली होती है और बाज घोंसले बनाते हैं, एक अलग कहानी सुनाते हैं। वे एक पुरुष और एक महिला के बारे में बात करते थे जो वहां रहते थे जहां कोई और नहीं रह सकता था। पहाड़ों की रखवाली करते हुए, हवा की तरह मुक्त, केवल जंगल और एक दूसरे से बंधे हुए। क्या एक शक्तिशाली अंत है? प्रिया ने वास्तव में खुद को पाया, यह साबित करते हुए कि वफादारी सभी का सबसे मजबूत हथियार है। उन्होंने एक कठिन जीवन चुना, लेकिन एक स्वतंत्र जीवन। नीचे की दुनिया के भ्रष्टाचार से बचकर बादलों में अपना भाग्य बनाने के लिए। यह एक अनुस्मारक है कि घर एक इमारत नहीं है। घर वह व्यक्ति है जो आग में आपके साथ खड़ा होता है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं। यह YouTube के एल्गोरिथम को इस कहानी को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें और सूचना घंटी चालू करें ताकि आप अगले गाथा को न चूकें। मैं आगे एक अरबपति बदला कहानी या शायद एक वेयरवुल्फ नाटक बनाने की सोच रहा हूं। मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सुनना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। हाँ।